आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। पिछले कई महीने से आपने जरूर ये न्यूज सुना होगा कि हूदी रेबल्स रेड सी पे अटैक कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अटैक कर रहे हैं। और उसी के बीच में आज एक और ब्रेकिंग न्यूज आया है कि हूदी रेबल्स ने एक ग्रीक टैंकर के ऊपर अटैक किया है, जिससे उस पूरे टैंक में आग लग गया है। ये एक तरीके से डायरेक्ट अटैक नाटो की कंट्री के अगेंस्ट माना जा रहा है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में टेंशन, कॉम्प्लेक्सिटी और वहां की जो नेस्टी पावर पॉलिटिक्स है उसमें और ज्यादा गर्मी देखने को आने वाले टाइम में मिलेगा। इसी चीज को आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। इस न्यूज को देख सकते हैं जो सीएनएन और रॉटर्स दोनों की तरफ से आया है कि ग्रीक टैंकर के ऊपर रेड सी में हूदी रेबल्स ने अटैक किया है, और इस बात की पुष्टि की है यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने। और इस अटैक के बाद एक तरीके से अगेन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और टेंशन इस एरिया में बढ़ गया है। हूदी रेबल्स ने इस अटैक को एक्सेप्ट किया है कि यस, वी हैव अटैक्ड दिस पर्टिकुलर टैंकर। लेकिन आखिरकार ये हूदी रेबल्स अटैक कर क्यों रहे हैं? इनका कहना है कि जिस तरीके से इजराइल हमास में इनोसेंट पैलेस्टीनियंस को मार रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, जब तक ये रुकेगा नहीं तब तक हम इस तरीके से अटैक करते रहेंगे टू सपोर्ट द पैलेस्टीनियन पीपल। और ये अटैक हम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इससे ज्यादा बड़ा अटैक भी कर सकते हैं। ऑल्दो हूदी रेबल्स के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत ज्यादा अटैक किया है, लेकिन अभी भी हूदी रेबल्स का लगता है मोरल, कॉन्फिडेंस और उनके पास जो वेपन्स है वो इंटैक्ट है, तभी वो इस तरीके की अभी भी चुनौती वेस्टर्न कंट्रीज को दे पा रहे हैं। ये नक्शा देख सकते हैं आप, इसमें दो एरिया जो बहुत प्रभावित हुआ है इस पूरे मिडिल ईस्ट में बैटल की वजह से, एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरा है बब अल मंडेब स्ट्रेट। ये दोनों स्टेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड के लिए, खासकर इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के भी बहुत ज्यादा ऑयल सप्लाईज यहां से आते हैं। इसलिए इस तरीके के एरिया में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको समझने के पहले एक बात हमें जानना होगा कि ये हूदीज हैं कौन। इतना तो हम बात करते हैं हूदीज के बारे में, बट ये हूदीज हैं कौन और ये कहां से आए हैं, ये क्यों इतने बड़े बन पाए? तो हूदीज जो है वो एक शिया कम्युनिटी के लोग हैं। इस्लाम धर्म में जब प्रॉफिट मोहम्मद चल बसे थे तो उसके बाद इस्लाम कम्युनिटी दो फैक्शंस में बट गया था। एक फैक्शंस का कहना था कि इस्लाम में जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं उनके जो सक्सेसर होंगे वो होने चाहिए जो एक क्वालिफाइड इंडिविजुअल है और उनको आपस में सहमति से चुनना चाहिए। यह फैक्शन आगे जाकर सुन्नी बना, जो दुनिया के 85% इस्लाम कम्युनिटी में आता है। दूसरा फैक्शन यह कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो सक्सेसर हैं वो होने चाहिए जिनका खून का रिश्ता हो प्रॉफिट मोहम्मद के हिसाब से। ये वाला फैक्शन आगे जाकर शिया बना, जो दुनिया के 15% इस्लामिक पॉपुलेशन में काउंट होता है और मुख्य तौर पर शिया पॉपुलेशन ईरान में रहता है, और सुन्नी आपको दुनिया भर में मिलते हैं। तो हूदीज जो है वो इसी शिया कम्युनिटी के एक फैक्शन ज़ैदी कम्युनिटी से आता है। आप देख सकते हैं पहला लाइन, द हूदीज आर एन आर्म्ड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ग्रुप विच चैंपियंस येमेन्स शिया मुस्लिम माइनॉरिटी द ज़ैदीज। ये जो हूदी रेबल्स हैं ये ईरान के एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के पार्ट हैं। 1979 में जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया और आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी पावर में आए तो उनका सपना था इस्लामिक सिविलाइजेशन को आगे ले जाना, और उसके लिए सबसे जो बॉटलनेक था वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिनको वो ग्रेट सेटन कहते थे, इनको खत्म करने के लिए ईरान ने इस तरीके का एक प्रॉक्सी ग्रुप्स का जाल बिछाया है मिडिल ईस्ट में। उसी में हूदी रेबल्स को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है ईरान के द्वारा। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस इंग्लिश मीडियम में करोल बाग ब्रांच में स्टार्ट होने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम में बैचेस हमारे मुखर्जी नगर ब्रांच में स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रयागराज में हमारे बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन फील फ्री टू विजिट आवर ब्रांच और डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, जहां पर आपको सारे स्कॉलरशिप और अपकमिंग बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो हूदीज हैं इनको पहले जाना जाता था अंसर अल्लाह के नाम से, द पार्टिजन्स ऑफ गॉड, और इनका जो नाम है हूदी, ये इनके सबसे प्रमुख लीडर जिनका नाम था हुसैन अल हूदी, वहां से आता है। अभी जो हूदीज के लीडर हैं वो हैं अब्दुल मलिक अल हूदी, जो इनके भाई हैं। ये कहां एक्टिव हैं? येमेन में। येमेन आपको पता है मिडिल ईस्ट में बहुत सारे कंट्रीज में प्रॉक्सी वॉर चल रहे हैं, बट येमेन में दुनिया में सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अगर कहीं है तो वो है येमेन में। येमेन बिल्कुल बर्बाद हो चुका है इन प्रॉक्सी वॉर्स की वजह से, और प्रॉक्सी वॉर का रीजन क्या है? शिया सुन्नी की लड़ाई। अगर आप येमेन का ये नक्शा देखेंगे तो येमेन के जो नॉर्थ में आपको सना दिख रहा होगा, जो येमेन का कैपिटल है,
और यमन के जो पूरे नॉर्थ में आपका शिया पॉपुलेशन पाया जाता है जो जैदी शिया है। और अगर यमन के साउथ की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम सुन्नी पॉपुलेशन पाया जाता है। तो यही शिया सुन्नी 60% यमन में सुन्नी है जो साउथ में है, 40% शिया है जो नॉर्थ में रहता है। और यही शिया सुन्नी की लड़ाई जो प्रॉक्सी वॉर है जिसकी वजह से यमन पूरा बर्बाद हो चुका है। अब हुदीज आए कहां से, हुदीज का ऑरिजिन क्या है, यह हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जानना। अगर यमन की बात करें तो 1978 में पहले यमन दो भाग में बटा हुआ था, एक था नॉर्थ यमन और एक था साउथ यमन। इन दोनों को किसी ने जोड़ा तो वो थे अब्दुल्ला सलेह। अब्दुल्ला सलेह यमन के इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे जो लगभग 30 से 35 साल तक पावर में रहे। सलेह जो थे वो जैदी शियाइट थे, मतलब वो शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। बट इनके ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगाया जाता था कि ये अमेरिका के काफी क्लोज हैं। इनफैक्ट ये यमन के प्रेसिडेंट थे, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो सुन्नी थे। और यह कहा जाता है कि इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट सुन्नी को बनाया था क्योंकि सऊदी अरेबिया को खुश करना था। तो वहां यमन के जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं वो साले से ज्यादा खुश नहीं थे और वो बहुत ज्यादा नाराज थे बिकॉज सलेह के ऊपर बहुत करप्शन के चार्जेस और अमेरिका की चापलूसी करने के एलिगेशंस लगाए जाते थे। और यही आगे जाकर कन्वर्ट हुआ अरब स्प्रिंग में। अरब स्प्रिंग आपको पता है मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में एक काफी ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला था जहां पे कई तमाम कंट्री में यंग स्टूडेंट्स रोड पे आ गए थे और इनका कहना था करप्शन खत्म करो, डेमोक्रेसी लाओ। यह मूवमेंट बहुत जगह सक्सेसफुल हुआ और यमन में जो अब्दुल्ला सलेह पावर में थे लगभग 30-35 साल से उनको पावर से हटा दिया गया। लेकिन इनको रिप्लेस कौन किया, एक सुन्नी कम्युनिटी का पर्सन और उसका नाम था मंसूर हेदी। तो जब सलेह जो एक जैदी शियाइट थे जब वो पावर से चले गए तो इनको रिप्लेस किसने किया, एक सुन्नी मंसूर हेदी ने। और कहा जाता है कि ये पूरा जो था ये सऊदी का एक पपेट था। मंसूर हेदी जो था वो सऊदी ने उसको डाला था। तो यहां से जो शिया कम्युनिटी के बीच में गुस्सा था, पहले सलेह से गुस्सा और अब मंसूर हेदी जो एक सुन्नी था उसके खिलाफ गुस्सा। इसी गुस्सा को यूज किया कुछ शिया कम्युनिटी के लोग जो आगे जाकर हुदी रेबल्स कहलाए। सो ये जो हुदी रेबल्स हैं ये पहले अब्दुल्ला सलेह के करप्ट रेजिम से लड़े, उसके बाद सुन्नी जो मंसूर हेदी थे उनसे लड़े और यहां से फिर शुरुआत होता है यमन में एक सिविल वॉर। मंसूर हेदी क्योंकि सुन्नी थे तो इनको सऊदी अरेबिया का पूरा सपोर्ट था और दूसरी तरफ हुदी रेबल्स जो एक शियाई कम्युनिटी से थे तो इनको ईरान का बहुत ज्यादा सपोर्ट था। तो इस तरीके से यमन में सिविल वॉर चला और इस सिविल वॉर में हुदी रेबल्स लगभग जीत गए थे क्योंकि जो मंसूर हेदी हैं उनको यमन छोड़ के भागना पड़ा और वो भाग के बगल के मुल्क साउथ अफ्रीका में चले गए। ये देख सकते हैं अरब स्प्रिंग, काफी इंटरेस्टिंग मूवमेंट था जो आपको जरूर जानना चाहिए। 2015 में ऑपरेशन डिसाइसिव स्टॉर्म लॉन्च किया जाता है जहां पे मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरेबिया के लीडर हैं, क्योंकि उनके लिए यह बहुत बड़ा खराब सपना था। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो सऊदी अरेबिया के जो साउथ में यमन आता है और यमन के जो नॉर्थ में रह कौन रहा है, शिया कम्युनिटी, और सऊदी तो है सुन्नी। तो सऊदी अरेबिया कभी भी यमन में शिया के हुकूमत को नहीं आने दे सकता है क्योंकि सऊदी अरेबिया पे डायरेक्ट अटैक यहां से हो सकता है। और आपको शायद याद होगा 2019 में हुदी रेबल्स ने सऊदी अरेबिया के ऑयल फील्ड के ऊपर ड्रोन के थ्रू अटैक किया था। इसलिए सऊदी अरेबिया के लिए काफी बुरा चीज हुआ था जब मंसूर हेदी को भागना पड़ा और शिया हुदी रेबल्स नॉर्थ यमन में सना को कब्जा कर लिए। उसके बाद सऊदी अरेबिया ने एक ऑपरेशन डिसाइसिव स्टॉर्म लॉन्च किया। अमेरिका वेस्ट इसके साथ था और दूसरी तरफ हुदीज थे जिनको ईरान सपोर्ट कर रहा था और यहां से कांस्टेंट लड़ाई इन दोनों के बीच में चल रहा है जो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। तो यही ऑरिजिन था हुदीज का जिसके बारे में आपको जानना था। अब इस पूरे क्राइसिस में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बब अल मंडेब में चल रहा है उसके लिए अमेरिका ने लॉन्च किया एक ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, जिसके अंदर वो मिलिट्री ड्रिल्स, नेवी, एयरफोर्स को भेज रहा है कि किस तरीके से हुदी रेबल्स के ऊपर रिटेलिएट किया जा सके।
हालांकि ये ऑपरेशन कुछ हद तक सक्सेसफुल है, बट अभी भी हूदी रेबल्स कांस्टेंट रेड सी पे अटैक कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अटैक कर रहे हैं, जिसका एग्जांपल आपने आज देखा। ईरान तो कोई छुपी बात नहीं है, ईरान जो है वो डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है इन हूदी रेबल्स को, और पहले भी कर रहा था और अभी इस समय और ज्यादा भी कर रहा है। इंडिया को कैसे इंपैक्ट होता है? इंडिया तो आपको पता ही है, इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 85% ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम एब्रॉड, और मैक्सिमम तेल हमारा इसी एरिया से आता है। हालांकि अब हम रशिया से भी खरीद रहे हैं, बट मोस्टली हमारा इराक, सऊदी अरेबिया, यहीं से आता है तेल। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ये जो दुश्मनी है, ये जो लड़ाई है, ये और ज्यादा बढ़ती है। तो इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? इसका एक सॉल्यूशन है कि अगर हम अपने ट्रेड को रेड सी और इधर वाले एरिया से छोड़कर केप ऑफ गुड होप के थ्रू आए, तो रेड सी को हम बाईपास कर सकते हैं। सो ये सॉल्यूशन काफी महीने से एक्टिव है, और इसी की वजह से आपको पता होगा ट्रेड का जो खर्च है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो खर्च है, वो बहुत महंगा हो गया है, बिकॉज जो केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता है वो बहुत बड़ा रास्ता है। तो ये एक सॉल्यूशन है इंडिया को इस पूरे क्राइसिस से जो संभाल सकता है। तो ये कांस्टेंट हूदी रेबल्स का जो ग्रुप है, आपको यह समझना था कि येमेन में किस तरीके से प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, हूदी ग्रुप्स हैं कौन, और इनकी आइडियोलॉजी, और ये करना क्या चाहते हैं। आई होप कि ये लड़ाई, प्रॉक्सी वॉर खत्म हो, रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्टेबिलिटी आए, जिससे इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ पे किसी भी तरीके का इंपैक्ट ना आए। आई होप यू लाइक द सेशन। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। An Academy. Let's crack it.